आज हम पढ़ेंगे क्रिया के बारे में। क्रिया क्या है और इसके कितने भेद हैं। चलिए शुरू करते हैं। आप एक चित्र देख रहे हैं, उस चित्र के नीचे क्या लिखा है? माँ खाना बना रही है। तो चित्र को देखकर आपको क्या पता चल रहा है कि माँ खाना बना रही है। लड़कियाँ खेल रही हैं। दर्शक नाटक देख रहे हैं। बल्लेबाज रन बना रहे हैं। तो ये जितने भी चित्र आपने देखे, इनमें खाना बनाने, खेलने, नाटक देखने और रन बनाने आदि सभी में हमें क्रिया का बोध हो रहा है। क्रिया मतलब किसी कार्य का होना। तो ये सभी क्रियाएं हैं। तो कहा जा सकता है कि जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? क्रिया। क्रिया के मूल रूप को धातु भी कहते हैं, जैसे पढ़, लिख, हंस, चल, गा, बोल, देख, सुन, रो, बैठ आदि। इन सब क्रिया रूपों में ना लगाकर सामान्य क्रिया रूप बनाया जाता है। जैसे जब हम पढ़ धातु में ना लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? पढ़ना। लिख धातु में ना बनाएंगे तो लिखना। हंस धातु में ना लगाएंगे तो हंसना, है ना। तो इस प्रकार ना लगाने से सामान्य क्रिया का रूप बन जाएगा। अब क्रिया के दो भेद होते हैं। क्रिया को दो आधारों पर विभाजित किया गया है। एक तो कर्म के आधार पर और दूसरा उसके प्रयोग या संरचना के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद हैं, यानी कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद माने जाते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो देखते हैं, चलिए अकर्मक क्रिया क्या है। अकर्मक शब्द का जो निर्माण है वो आ प्लस कर्मक दो शब्दों से मिलकर हो रहा है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कर्म के बिना, यानी जिसमें कोई कर्म ना हो। जिन क्रिया शब्दों का प्रभाव कर्म पर ना पड़कर कर्ता पर पड़ता है, कर्ता मतलब जो कार्य को करने वाला होता है, वो हमारी कहलाती है अकर्मक क्रिया। अब वाक्य में जो क्रिया कर्म की अपेक्षा नहीं रखती, अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे नहाना, सोना, हंसना, रोना, रूठना, उठना आदि, ये सारी क्या है? अकर्मक क्रियाएं। यानी इसमें कार्य किसके द्वारा हो रहा है उसका पता होना जरूरी नहीं। अब ये चित्र देखिए, इसके नीचे क्या लिखा है? दिगंत माँ से रूठ गया, प्रखर खिलौने के लिए रो रहा है, अंशु तेज चलता है। तो इन चित्रों को पढ़ के, इन पंक्तियों को पढ़कर हमें क्या पता चल रहा है कि लिखे गए वाक्यों में कोई कर्म नहीं है। अतः इस बात को हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि वाक्य में आई क्रिया के साथ क्या प्रश्न करके देखिए, यानी कि वो क्या कर रहा है, किससे रूठ गया है ना। तो यदि ऐसा करने पर आपको उत्तर प्राप्त नहीं हो रहा है तो वह क्रिया अकर्मक कहलाती है। उदाहरण देखिए, अब जैसे वाक्य है दिशा हंसती है, तो क्रिया के साथ क्या प्रश्न जब हम करेंगे तो क्या लिखे, क्या आएगा कि क्या हंसती है। तो उत्तर क्या आएगा कि दिशा क्या हंसती है। तो इसमें क्या भेद होगा? अकर्मक क्रिया। अक्षय माँ से रूठता है, तो क्या रूठता है? क्रिया के साथ क्या प्रश्न, मतलब क्या रूठता है। उत्तर अक्षय। तो क्या रूठता है? अक्षय। भेद कौन सा है इसमें? अकर्मक क्रिया। रिंकू खिलौने के लिए रो रहा है, तो क्रिया के साथ इसका क्या प्रश्न है? क्या रो रहा है। उत्तर रिंकू। ये अकर्मक क्रिया। सुधांशु तेज चलता है, क्या चलता है? सुधांशु। क्या चलता है? इसमें अकर्मक क्रिया। अब देखिए सकर्मक क्रिया, स प्लस कर्मक, यानी दो शब्दों से मिलकर बनाए, ये भी कर्म सहित क्रिया, यानी कि कर्म सहित क्रिया।
वह क्रिया जो वाक्य में कर्म यानी प्रकट या अप्रकट रूप से की अपेक्षा रखती है अथवा जहाँ क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े, वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे खाना, पीना, पढ़ना, लिखना, देना, लेना आदि। अब ये आपको एक तालिका दी गई है, इसको देखकर आप समझ जाएंगे क्रिया में कर्म किस प्रकार अपेक्षित है। अब इसमें एक वाक्य दिया है, नीलेश खाता है। तो यहाँ पर कर्म प्रकट है या अप्रकट? तो यहाँ पर कर्म अप्रकट है और क्रिया के साथ क्या प्रश्न है कि क्या खाता है। अब उत्तर यानी कर्म, इसमें ये नहीं बताया गया क्या अप्रकट है, कि ना तो उसमें ये बताया गया कि वो रोटी खाता है या बिस्कुट खाता है, केवल उसमें क्या बोला गया है कि नीलेश खाता है। तो इसमें कौन सा भेद होगा? सकर्मक। नीलेश भोजन खाता है, इसमें प्रकट है ना, क्योंकि इसमें कर्म प्रकट होता है कि वो क्या खा रहा है। तो क्या खाता है वो? भोजन। तो ये सकर्मक। गोपाल पढ़ता है, अब वो क्या पढ़ रहा है, किससे पढ़ रहा है, तो ये हमारा इसमें भेद अप्रकट है। अब वो क्या पढ़ता है? उत्तर क्या होगा इसका? जैसे समाचार पत्र या पुस्तक, है ना। गोपाल पुस्तक पढ़ता है। अब यहाँ पर पुस्तक आया तो मतलब कर्म जो है वो हमारा प्रकट है, यानी कि किसी में प्रकट है और किसी में अप्रकट है, लेकिन दोनों में ही चाहे वो प्रकट हो या अप्रकट हो तो वहाँ पर क्या होता है, भेद क्या होगा? सकर्मक। अब गोपाल पुस्तक पढ़ता है, तो इसमें यहाँ पर प्रकट हो रहा है और गोपाल पढ़ता है, वहाँ पर प्रकट नहीं हो रहा है कर्म। ऐसी विपिन लिखता है, तो वो क्या लिखता है? यहाँ पर अप्रकट है, पता नहीं चल रहा। लेकिन विपिन निबंध लिखता है, तो यहाँ पर निबंध लिखता है, यानी कि उसका जो कर्म है वो प्रकट हो रहा है। तो यहाँ पर भी क्या है? सकर्मक क्रिया। अब जो ये सकर्मक क्रिया है ये भी दो प्रकार की होती है, एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक क्या है? वे सकर्मक क्रियाएं जिनका केवल एक ही कर्म होता है, वो कहलाती हैं एक कर्मक क्रिया। जैसे शीला समाचार पत्र पढ़ रही है, या मैंने कार खरीदी। तो दिए गए उदाहरणों में समाचार पत्र और कार कर्म है, जो क्रिया पढ़ रही है और खरीदी के साथ क्या प्रश्न के उत्तर में निर्जीव संज्ञा के रूप में प्राप्त हमें होते हैं। तो ऐसे वाक्य में एक ही कर्म होने के कारण ये क्या कहलाते हैं? एक कर्मक क्रियाएं। और द्विकर्मक क्रियाएं ऐसी सकर्मक क्रियाएं जिनके दो कर्म होते हैं, वो कहलाती हैं हमारी द्विकर्मक क्रियाएं। देखिए इसका उदाहरण, जैसे अध्यापक ने छात्रों को पाठ पढ़ाया, ठेकेदार ने मजदूरों को वेतन दिया। अब इन वाक्यों में क्रिया क्या है? पढ़ाया और दिया। उसके साथ क्या प्रश्न करने पर क्रमशः पाठ और वेतन उत्तर प्राप्त होता है, तथा किसे या किसको प्रश्न करने पर छात्रों को और मजदूरों को हमें उत्तर प्राप्त हो रहा है। तो ये उत्तर जो हमें प्राप्त हो रहे हैं यही कर्म है। दोनों वाक्यों में दो दो कर्म हैं, इसलिए पढ़ाया और दिया द्विकर्मक क्रियाएं हैं। अब प्रयोग संरचना के आधार पर क्रिया के भेद कितने हैं? देखिए, प्रयोग या संरचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद माने जाते हैं। नंबर 1, सामान्य क्रिया। जब वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग हो तो वो हमारी कहलाती है सामान्य क्रिया। जैसे इसके कुछ उदाहरण देखिए, राम बाजार गया। बच्चों परिश्रम करो, मैं भारतीय हूँ, मैं किसी से नहीं डरता। अब संयुक्त क्रिया। तो संयुक्त क्रिया का मतलब दो या दो से अधिक धातुओं के योग से बनी जो क्रियाएं होती हैं वो कहलाती हैं संयुक्त क्रिया। जैसे इसके उदाहरण, छात्र विद्यालय में प्रवेश कर रहे हैं, मैं तुम्हारे घर पहुंचने वाला हूँ, उसने पुस्तक पढ़ ली होगी, पिताजी ऑफिस से लौट आए हैं। तो दिए गए वाक्यों में जो कार्य है होने वाला होता है। तो संयुक्त क्रिया में पहली क्रिया
जो मुख्य क्रिया होती है और दूसरी जो रंजक क्रिया। तो रंजक क्रिया वाक्य में नवीनता, विशेषता व सौंदर्य उत्पन्न करती है। नाम धातु क्रिया। कुछ क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि से बनती हैं, उन्हें हम कहते हैं नाम धातु क्रिया। जैसे शब्द है गरम, तो गरम शब्द क्या है? विशेषण। तो नाम धातु क्रिया क्या बनेगी इससे? गरमाना। ऐसी शब्द है बात, तो बात शब्द क्या है? संज्ञा। इसकी हमारी नाम धातु क्रिया क्या बनेगी? बतियाना। अब हाथ शब्द है हमारा, हाथ शब्द क्या है? हमारा संज्ञा। इसकी नाम धातु क्रिया क्या बनेगी? हथियाना। शब्द है अपना, अपना की बनेगी अपनाना। अपना शब्द हमारा क्या है? सर्वनाम, जो हम किसी के नाम की जगह प्रयोग करते हैं। नर्म शब्द भी हमारा विशेषण शब्द है और इसकी नाम धातु क्रिया बनेगी नरमाना। 60, ये भी हमारा विशेषण शब्द है और इसकी नाम धातु क्रिया बनेगी सठियाना। अब देखिए प्रेरणार्थक क्रिया क्या है? काम करना या करवाना। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, तो वो हमारी होती है प्रेरणार्थक क्रिया। इसके उदाहरण देखिए, मैंने धोबी से कपड़े धुलवाए, यानी कि उसने अपना जो कार्य है वो किसी दूसरे से कराया। उसने माली से गुलदस्ता मंगवाया। डॉक्टर ने रोगी को दवा पिलवाई। मैंने उससे यह बात पूछवाई। माँ ने दादी से खाना बनवाया। तो यानी इसमें जो अपना कार्य है वो हम किसी ना किसी दूसरे व्यक्ति से करा रहे हैं। अब ध्यान से देखें इसको, यहाँ दो कर्ता का प्रयोग एक साथ किया जा रहा है। इसके कुछ अन्य उदाहरण हैं, जैसे मूल क्रिया, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। तो चलना मूल क्रिया है, इसकी प्रथम क्या है? चलाना। द्वितीय चलवाना। सोना की सुलाना, सुलवाना। करना की कराना और करवाना। देना की दिलाना और दिलवाना। लिखना की लिखाना और लिखवाना। गिरना की गिराना और गिरवाना। पीना की पिलाना और पिलवाना। उड़ना की उड़ाना और उड़वाना। मांगना की मंगाना और मंगवाना। पढ़ना की पढ़ाना और पढ़वाना। अब देखिए पूर्वकालिक क्रिया, यानी जिस क्रिया का पूरा होना वाक्य की मुख्य क्रिया के पूरे होने से पूर्व पाया जाता है, उसे हम कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। तो धातु में कर लगाने से पूर्वकालिक क्रियाओं की रचना होती है। तो बच्चों आज हमने पढ़ा क्रिया।